शर्मिला ने अपनी पांचों बहुओं को लेकर बहुत सपने देखे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सभी सपने हमेशा पूरे नहीं होते। ऐसे ही शर्मिला के साथ भी हुआ। शर्मिला की तीन बहुएं, बड़ी बहू रानी, छोटी बहू पूजा, तीसरी बहू गीता बिल्कुल देहाती हैं, जिसके चलते उसने अपने बाकी दो बेटे ध्रुव और शौर्य की शादी विदेशी लड़कियों से करवा दी और एमिली को अपनी चौथी बहू और रीटा को पांचवी बहू बनाकर अपने घर ले आई। लेकिन फिर भी उसे अपनी पांचों बहुओं से वो सुख नहीं मिला जिसकी उसने आशा की थी। समय बीतता है, तभी एक रोज सुबह के समय वो मंदिर से घर लौटती है और देखती है उसकी तीनों देहाती बहुएं पूरे घर को गोबर से लीप रही होती हैं, जिसे देखकर वो अपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है, सत्यानाश हो तुम तीनों का। हे भगवान, तुम तीनों ये क्या कर रही हो? कैसी देहाती बहुएं मिली है भगवान मुझे? क्या हुआ माँ जी? ये भी मैं बताऊं तुम तीनों को? ये चीज तो तुम मुझे बताओ कि ये कौन सा कारनामा कर रही हो तुम सुबह सुबह? माँ जी, वो क्या है ना, आज सोमवार है, इसलिए हम सब मिलकर अपना घर के आंगन को गौ माता के गोबर से लीप रहे हैं। इससे घर में धन की बरसात होवत है। हाँ माँ जी, और हम दोनों ना जेठानी जी की मदद कर रही थी, क्योंकि हम सब ई घर का भला ही चाहते हैं ना। हाँ माँ जी, लेकिन हमको ये समझ नहीं आ रहा कि आप काहे इतना गुर्रा रही थी शेरनी की तरह हम सब के ऊपर। आपको पता है हमारे गांव में एक शेरनिया थी, वो जब बोलाती थी ना तो वो आपकी तरह ही चिल्लाती थी। ये बात तो तुम बिल्कुल सही बोली। चुप करो तुम सब। ना जाने मेरे लड़कों ने तुम में क्या देख लिया और तुम देहातनों को मेरी बहू बनाकर ले आए मेरे सर पर तांडव करवाने के लिए। खुद तो नौकरी के चक्कर में बाहर चले गए और तुम देहातनों को मेरे पल्ले बांध गए, जिन्हें ना कोई अकल है न ही बात करने का तरीका। ए माँ जी, आप हम सबको देहातन बोल रही हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। आखिरकार हम सब तुम्हारी बहुएं हैं, थोड़ा तो इज्जत करो हमारी। सही बोली जेठानी जी। अच्छा, जैसे तुम तीनों अपने गांव की शेरनी बोलकर मुझे बहुत इज्जत दे रही हो, पहले जाकर बात करने का तरीका सीख कर आओ, तब मुझसे बात करो। माँ जी, हम तो आपको फिर भी बहुत ही इज्जत देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि आप हमारी सास है। लेकिन कभी अपनी दोनों विदेशी मुर्गियों को भी देख लिया करो, जो आपको अपने पैरों के नाखून बराबर ही नहीं समझती है। एकदम सही बात। शर्मिला और उसकी तीनों बहुएं आपस में बहस कर रही होती हैं। तभी उसकी दोनों विदेशी बहुएं एमिली और रीटा भी वहां आ जाती हैं और पूरे घर में गोबर की बदबू फैली हुई देखकर वो कहती हैं, OMG, this smell is so bad. Yeah, you are right. What are you doing? ओ विदेशी मुर्गियों, तुम क्या बोल रही हो? किटर पिटर अंग्रेजी में हमको कुछ नहीं समझ आवत है, इसलिए तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। हम कह रहे हैं कि तुम तीनों ये क्या कर रही हो? पूरे घर में पूरी गंदी स्मेल आ रही है, इसे जल्दी से साफ करो। या एमिली इज राइट। लो माँ जी, यही है आपकी विदेशी मुर्गियाँ जो अपने से बड़ी जेठानी का नाम लेवत रहे। चुप करो तुम सब, दिमाग खराब करके रख दिया है तुम लोगों ने मेरा। ये गोबर की लीपा पोती गांव के कच्चे घरों में होती है, यहाँ शहर के घर में नहीं। यहाँ मार्बल लगे होते हैं फर्श पर, यहाँ पोछा लगाया जाता है। साफ करो तीनों की तीनों मिलकर जल्दी पूरे घर को। जी माँ जी। शर्मिला इतना कहकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और अपनी पांचों बहुओं की कमियों को देखकर उसके अनुसार वो अपनी बहुओं को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन किसी पर भी अपनी सास की बातों का कोई असर नहीं होता है। एक रोज वो हॉल में बैठी अपनी पांचों बहुओं के बारे में ये सब सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा जयश ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ को अकेले बैठे हुए देखकर कहता है, क्या बात है माँ, आप ऐसे अकेले क्यों बैठी हुई हो? कहाँ गई आपकी सारी बहुएं? कैसी बहू बेटा? जितनी है सबके सब खून पीने वाली है। लोग कहते हैं गांव की लड़कियां बहुत अच्छी होती है, उन्हीं को बहू बनाकर लाना चाहिए। गांव की लेकर आई है वो भी ठेठ देहातन निकली, जिन्हें यही नहीं पता कि गोबर से कच्चे घरों को लीपा जाता है, मार्बल को नहीं। और जब विदेशी लेकर आई तो वो इतनी विदेशी है, ना उनका पहनावा मिलता है हमसे, ना ही बोलचाल। करूँ तो करूँ क्या मैं? माँ, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आप उन सभी को ना समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? उनको जो चीज नहीं आती है आप उन्हें सिखाती क्यों नहीं हो? देखना वो आपकी बात जरूर सुनेंगी और सीखेंगी भी। जयश अपनी माँ को समझा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपनी तीनों देहातन भाभियों पर जाती है।
जो कि रसोई के बाहर जमीन पर बैठी चाय को प्लेट में डालकर आपस में जोर जोर से बातें करते हुए पी रही होती हैं और बाकी उसकी दोनों विदेशी बहुएं शॉर्ट्स पहने सीढ़ियों से बात करते हुए उतर रही होती हैं। तभी शर्मिला अपने बेटे से कहती है, ये सब देखकर भी तुझे लगता है कि ये लोग मेरी बात सुनेंगे? क्योंकि अभी जो ये काम कर रही है इसके लिए मैं 2 दिन पहले ही समझा चुकी हूँ और टोक चुकी हूँ, लेकिन इनके ऊपर कोई असर नहीं है। हाँ माँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन मुझे लगता है आपको ना इनको थोड़ा समय देना चाहिए। धीरे धीरे करके ना वो हमारे घर के तौर तरीके समझ जाएंगी। जयश अपनी माँ शर्मिला से इतना कहकर सामने से आ रही एमिली और रीटा को रोकते हुए कहता है, आप लोग कहाँ जा रही हैं? आप लोग को इतना टाइम हो गया इस घर में आए हुए, अभी तक आप लोगों को ये बात पता नहीं चली कि हमारे घर में ना रात को घर से बाहर जाना मना है। आप ये क्या बोल रहे हैं? हम डिस्को जा रहे हैं। वैसे भी इस बंद घर में रहकर हमें घुटन हो रही है। अगर आपको हमारे साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने दीजिए। और आगे से इसे रोकने टोकने से पहले सोच लेना, हम भी इस घर की बहुएं हैं, कोई गुलाम नहीं जो हर जगह आपको बता कर जाएंगे। एमिली और रीटा इतना कहकर वहाँ से चली जाती हैं। ये सब देखकर शर्मिला को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही समय बीतता है, लेकिन उसकी 5 बहुओं में कोई सुधार नहीं होता है। तभी एक रोज वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और देखती है कि उसकी तीनों देहातन बहुएं घर की भी सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को गीले कपड़ों से साफ कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर वो जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में कहती है, हद है तुम तीनों के देहाती पने की। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है, क्या कर रही हो तुम तीनों? अब क्या हुआ माँ जी? जेठानी जी, माँ जी को हम तीनों लोग मिलते हैं चिल्लाने के लिए, इतना उन विदेशी मुर्गियों पर नहीं चिल्ला पाती हैं। चिल्लाने वाला काम करती हो तो क्या करूं? और ये क्या विदेशी मुर्गियां लगा रखी है? उनका नाम भी है, और नाम न बोल पाओ तो देवरानी जी बोल लो। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा बोलने का। मेरी देहातन बहुओं, कभी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मेरा मतलब है बिजली वाली चीजों को गीले कपड़े से नहीं पोंछना चाहिए, वरना चिपक जाओगी, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। पहले भी समझाया था ना। माँ जी, आप बहुत डरपोक हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। शर्मिला अपने तीनों देहातन बहुओं को समझा ही रही होती है कि तभी उसकी दोनों विदेशी बहुएं नशे में घर आती हैं, जिन्हें देखकर वो उन्हें बहुत सुनाती है। अपनी माँ की आवाज सुनकर जयश भी वहाँ आता है। तभी शर्मिला जयश से कहती है, बेटा देख इन्हें, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये है मेरे घर की 5 बहुएं, लेकिन एक भी लायक की नहीं है। अब बहुत हो गया है, अब मैं इन्हें और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुम 5 के 5 अभी के अभी अपना सामान पैक करो और जहाँ से आए हो वहाँ वापस निकलो। माँ जी, ऐसा मत कहिए। माफ करिए माँ जी, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगी। माँ जी, हमें भी माफ कर दो। बिल्कुल भी नहीं, अब मुझे किसी को माफ नहीं करना है। अपनी सास की बात सुनकर 5 के होश उड़ जाते हैं और 5 शर्मिला के पैर पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगना शुरू कर देती हैं। उनको इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर वो उनको माफ कर देती है और एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद 5 अपने तौर तरीकों को भुलाकर अपनी सास के कहे अनुसार ससुराल के तौर तरीके अपनाना और सीखने की कोशिश करना शुरू कर देती हैं। नीता अपने कॉलेज से घर आकर गुस्से में अपना बैग फेंकते हुए अपनी माँ माला से कहती है, माँ, आज के बाद मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। वहाँ सब मुझे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते हैं, मेरे कपड़ों का मजाक बनाते हैं। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ना सबसे महंगे कपड़े पहनकर खड़ी होंगी, फिर कोई मुझे गरीब नहीं कहेगा। बेटा, गरीबों को ऐसे अमीर वाले सपने नहीं देखने चाहिए। तू तो जानती है मेरे पास तुझे पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। वो तो तुझे कॉलेज में तेरी मेहनत के बलबूते स्कॉलरशिप मिल गई, पर न हमारे खानदान में किसी ने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा है। नहीं माँ, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं केवल अमीरों की तरह सपने देखना नहीं जानती, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी कर सकती हूँ। ये सब बातें छोड़, देख तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है, तो एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। बिना दान दहेज के वो लोग शादी के लिए तैयार है, तो तू भी जरा देख ले लड़के को। माँ, यहाँ मेरे सपने इतने बड़े हैं और आपको मेरी शादी करने के बड़े हैं। देख नीता, बहुत हो गए तेरे अमीरों वाले सपने। अब अगर तुझे कोई सपना देखना है तो अपने ससुराल जाकर देखियो। मेरे अंदर अब और हिम्मत नहीं है कि जवान लड़के को घर पे बैठा के रखूं, फिर लोगों के ताने भी हंसते हंसते सुनूं। इस गरीबी ने तो पहले ही जान ले रखी है, इस उम्र में लोगों के ताने सच में मुझे मार देंगे। अपनी माँ की बात सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है।
लेकिन उस पर अपनी माँ की बात मानने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था, जिसके चलते अगले दिन जब सागर नाम का लड़का अपनी माँ अंकिता के साथ आता है तो नीता चुपचाप उनके सामने आकर बैठ जाती है, जिसके बाद अंकिता माला से कहती है, देखिए माला बहन, हम लोग भी इतने ठीक हाल में नहीं हैं, इसलिए चाहते हैं कि बेटे का घर बस जाए, बस बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस एक अच्छी लड़की जो घर संभाल ले, और शादी भी इतनी धूमधाम से करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो मंदिर में कर लेंगे, दोनों तरफ वालों के पैसे बचेंगे, क्योंकि हम भी गरीब हैं, शादी के लिए कर्जा लेने से अच्छा है साधारण तरीके से शादी करके बच्चों का घर बस जाए बस। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, मेरी भी हालत ऐसी ही है, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती हूँ, अब बस बेटी की शादी हो जाए तो थोड़ी मुक्त हो जाऊँ चिंता से। दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से रिश्ता पक्का कर देते हैं और अगले ही महीने सागर संग नीता की शादी पास के ही एक मंदिर में करवा देते हैं। शादी के बाद जब नीता अपने ससुराल आती है तो वहाँ के हालातों को देखकर कहती है, मेरी हालत तो आसमान से गिरी खजूर में अटकी ऐसी हो गई है, गरीबी से निकलकर फिर से गरीबी में आ गई। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, शादी इतनी धूमधाम से होगी, पूरा मोहल्ला आएगा मेरी शादी में, महंगे महंगे लहंगे साड़ियाँ होंगे, पति का इंतजार करूंगी, लेकिन यहाँ तो। क्या सोच रही हैं आप नीता जी? हाँ, शायद यही सोच रही होंगी कि कैसी शादी है, ना ढोल नगाड़े ना आलीशान टेंट, लेकिन हमारे हालत ऐसे अमीरों वाली शादी करने के नहीं थे। ऐसी शादी तो हम सपनों में ही देखते हैं। तो सपने सच करने की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आप देखना, एक दिन इसी मोहल्ले में ढोल नगाड़े के साथ आपकी बारात आएगी, वो भी इस मोहल्ले के सबसे बड़े और अमीर घर में। अमीर होने के बाद हम दोबारा धूमधाम से शादी करेंगे। आप भी ना गरीब होकर ये अमीरों वाले सपने कैसे देख लेती हैं? चलिए कोई नहीं, हमारे पास ये सपने ही होते हैं जो हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। अब अंदर चलिए। अंकिता अपनी नई बहू का स्वागत करती है, जिसके बाद जब दोनों पति पत्नी आराम करने कमरे में जाते हैं तो उनके कमरे का पंखा बंद पड़ जाता है। ये देखकर सागर कहता है, माफ करना, ये पंखा ना मन का मालिक हो रहा है, कभी भी बंद हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी ठीक करता हूँ इसको। सागर एक लकड़ी के लंबे से डंडे से पंखे को घुमाता है, जिसके बाद पंखा चलने लगता है। ये देखकर नीता सागर से कहती है, देखिए, जब हमारे कमरे में एसी लगा होगा ना, कभी आपको उसे ऐसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पंखे से तो लाख गुना ठंडी हवा देगा एसी। आप और आपके अमीरों वाले सपने। चलिए अब सो जाइए। नीता अब जब से अपने ससुराल आई थी तब से बस अपने हालातों को बदलने के सपने देखती थी। उसके सपने भी आम सपने नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े अमीरों वाले सपने थे। ऐसे ही एक दिन मोहल्ले के नल से नीता पानी भरने गई तो वहाँ पहले से बहुत औरतें थी और पहली बार नीता को वहाँ देखकर एक पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे अंकिता की बहू, आज तू आई है पानी भरने, तेरी सास कहाँ है आज? वो माँ जी का आज सिर दर्द था तो उन्होंने मुझे भेज दिया पानी भरने। वैसे कब आएगा पानी? पानी तो आ रहा है, वो देख। नल में से बूंद बूंद पानी आता देखकर नीता कहती है, ये पानी आ रहा है? अरे ऐसे तो पानी भरने में सबको पूरा दिन लग जाएगा। क्या करें, हम गरीबों के मोहल्ले के यही हाल है। तुम भी तो गरीब घर से ही हो, वहाँ पानी क्या तेज आता था? पता नहीं, मैं कभी गई ही नहीं पानी भरने, लेकिन अब मुझे समझ आया कि माँ इतनी सुबह क्यों निकल जाती थी और शाम को पानी की टोकनी लेकर वापस आती थी। ये तो गलत है। अब आप सब देखना, मैं अपने घर के बाहर नल लगवाऊंगी जिसमें 2400 घंटे मीठा पानी आएगा, जब चाहे तब भर लो। तुम कोई मिनिस्टर हो क्या? ऐसे दान पुण्य के सपने अमीर देखे तो सोचे भी कि पूरे होंगे। खुद एक गरीब के घर की बेटी और बहू हो और तुम्हारे सपने अमीरों की तरह खर्चे करने वाले हैं। कमला की बात पर सभी हंसने लगते हैं और ये सब देखकर नीता को बुरा लगता है और वो घर वापस आ जाती है। उसको गुस्से में देखकर उसकी सास अंकिता उससे कहती है, बहू क्या हुआ, पानी नहीं भरा और तू इतनी गुस्से में क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? माँ जी, हम ना इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे, कहीं दूर जाएंगे, अच्छी जगह, अच्छा सा घर लेंगे, वहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। यहाँ के लोग ना खुद तो सपने देखते नहीं है और किसी और को देखने नहीं देते। बहू, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई सपने देखते हुए। मैं भी तेरी तरह सोचती थी कि मैं इस घर को बड़ा करूंगी,
अपने हालात बदलूंगी। लेकिन हम गरीबों को अमीरों वाले सपने देखने की आजादी तो होती है, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं। इसलिए तू भी अपनी वास्तविकता को समझ। हम गरीब हैं, इतने बड़े सपने मत देख जिनके पूरे ना होने पर तुझे दुख हो। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। चल ये सब छोड़, आजा मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, खा ले। अंकिता नीता को खीर खिलाने ही जाती है कि इतने में सागर हाथों में न्यूज़पेपर लेकर भागा भागा घर आता है और घर आते ही कहता है, नीता, तुम्हारे सपने पूरे हो गए। आखिर एक गरीब बहू ने कर दिखाया। अरे क्या कर दिखाया? कौन से सपने? मुझे भी कोई बताएगा? वहाँ आपकी ये गरीब बहू कलेक्टर बन गई। इस पूरे राज्य में अव्वल आई है। इसकी फोटो छपी है अखबार में। क्या मेरी परीक्षा का नतीजा आ गया? मैं तो भूल ही गई थी कि आज वो भी आना है। कौन सी परीक्षा बहू? माँ जी, मैंने शादी से पहले सरकारी पद के लिए परीक्षा दी थी। वो मेरे सपने को पूरा करने के लिए आखिरी कदम था, क्योंकि मैं जानती थी कि शादी के बाद मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पढ़ने की, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। और वो पद था जिले के कलेक्टर का। बहू, इसका मतलब तू एक कलेक्टर बन गई। मेरी गरीब बहू ने अपने सपने सिर्फ देखे ही नहीं, उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी की है। बहू, तू सच में बहुत अच्छी है। तूने सिर्फ बोला नहीं, करके दिखाया। हाँ माँ जी, माना मैंने कि मेरे सपने अमीरों वाले हैं, लेकिन मैंने हमेशा से सोचा था मैं सिर्फ बोलूंगी नहीं, करके भी दिखाऊंगी, जो आज मैंने कर दिखाया। पूरा परिवार नीता को बधाई देता है। न्यूज़ चैनल पर नीता का इंटरव्यू होता है। सभी को नीता की गरीब बहू होकर अमीर सपने देखने की आदत का पता चलता है और नीता सबके लिए एक मिसाल बनती है। अब सरकारी पद मिलने के कारण नीता को एक सरकारी बंगला मिलता है, जिसमें वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट होती है। साथ ही वो अपनी माँ को भी अपने पास रखती है और वो मोहल्ले वालों के घर के पास एक साफ पानी का नल लगवाते हुए कहती है, मोहल्ले वालों, मैंने एक सपना ये भी देखा था कि मेरे घर के आगे एक नल होगा, जिसमें आप 2400 घंटे मीठा पानी भर पाएंगे। तो ये रहा मेरा सपना सच हो गया। अब आपको पानी के लिए घंटों इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। सच में बहू, तूने तो ये साबित कर दिया कि गरीबों के अमीरों वाले सपने भी पूरे होते हैं, अगर मेहनत की जाए तो। सभी मोहल्ले वाले नीता की तारीफ करते हुए नहीं थकते, जिसके बाद नीता अपने पति से कहती है, अब एक और सपना है मेरा। क्या? धूमधाम से शादी करने का। तो बताइए, क्या ख्याल है आपका? सागर भी इस बात पर हंस पड़ता है। लेकिन कुछ ही समय बाद नीता दोबारा धूमधाम गाजे बाजे के साथ अपने पति सागर से शादी करती है और इसी के साथ उसके अमीरों वाले सभी सपने पूरे होते हैं। और अब अमीर के घर उस गरीब बहू के किस्से होते हैं। घर में पंखे की जगह एसी ले लेता है। गरीबी अमीरी में बदल जाती है, वो भी मेहनत के बलबूते पर। कुसुम अपने बेटे नवीन से इसलिए परेशान रहा करती थी क्योंकि नवीन अपना कोई भी काम खुद से नहीं करता था। अब तो नवीन की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी शादी से पहले तो नवीन की माँ कुसुम ही परेशान थी। लेकिन अब नवीन की शादी हो जाने के बाद उसकी पत्नी सुजाता उससे परेशान रहने लगी थी। सुबह के 12 बज गए, लेकिन अब तक आपसे उठा नहीं जा रहा है। आज शादी को महज 1 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं और नहीं निभा पाऊंगी। क्या हुआ? तुम्हें मैं सोता हुआ अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब क्या चाहती हो? मैं सुबह सुबह उठ के तुम्हारे साथ किचन में खाना बनाऊं क्या? मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम बिना बोले खुद का कुछ काम भी करो। मेरा काम मैं खुद कर लूंगी। अब सुबह के 12 बजे उठने के बाद कुसुम नवीन को खाना देती है। अब नवीन खाना लेकर ही सोफे पर बैठे हुए सोता हुआ मिलता है। तभी विमला का कुसुम के घर आना होता है। राम रे राम, कुसुम इसे क्या हो गया? देख तो जरा कैसे खाना लिए नींद ले रहा है। हे भगवान, ये लड़का ना जाने कब छोड़ेगा अपना आलसपन। अभी अभी इसे बहू ने उठाया है और अब मुझसे खाना मांगकर यहाँ नींद ले रहा है। कुछ भी कह कुसुम, इसके लिए आलस इतना ठीक नहीं है। इसे सुबह सुबह ही काम पर भेजा कर। वैसे कुछ भी कह, मैं बेटों के मामले में बड़ी किस्मत वाली हूँ। कुसुम और विमला नवीन की कामचोरी के और आलस के बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी सुजाता आती है और नवीन के मुंह पर पानी मार देती है। कौन है? कौन है? ये तेरी माँ है और ये तेरी बीबी है, तो क्या तू इन्हें भी भूल गया?
मुझे तो लगा कि मैं सपना देख रहा हूँ। नवीन कामचोर और आलसी तो था, लेकिन जब उसका मन होता या घर वाले ताना देते तो वो महीने में 15 दिन ऑफिस चला जाता था। अब देर शाम नवीन अपनी पत्नी सुजाता के साथ मार्केट जाता है। अब चलोगे भी जल्दी तो शायद मार्केट जल्दी पहुंचकर वापस भी आ जाए, क्योंकि आपको तो शर्म आ नहीं रही होगी अपनी सुंदर सी नई नवेली बीवी को ऐसे पैदल मार्केट ले जाते हुए। तो तुम क्या चाहती हो, हवाई जहाज मंगवा दूँ अब तुम्हारे मार्केट जाने के लिए मैं? वो भी तुम्हारी बस के बाहर है, चलो जल्दी अब। अब दोनों मार्केट पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सुजाता शॉपिंग करने के बाद अपने पति नवीन के कंधों पर 2 झोले लटका देती है। अब नवीन धीरे धीरे चल रहा होता है और सुजाता फोन चलाते हुए आगे आगे चल रही होती है। अगर आज हम घर पहुंच गए तो सबको खाना मिल जाएगा, वरना सुबह यही चाय पीकर घर से निकल लेंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? अरे यार चल ही तो रहा हूँ। एक तो तुमने अपने पति को पति का दर्जा कम और नौकर की उपाधि ज्यादा दे रखी है। अब दोनों पति पत्नी बातें करते हुए लड़ते हुए जा रहे होते हैं। तभी सुजाता के पीछे से एक चोर आता है और वो सुजाता का फोन छीनकर भागने लगता है। मेरा फोन? चोर चोर! अरे तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, उसे पकड़ो। अरे फोन ले गया मेरा। अरे ये थैली लोगी तभी तो भाग पाऊंगा ना। हाँ लाओ दो और जल्दी भागो उसके पीछे। नवीन सुजाता को दोनों थैले पकड़ा देता है और कुछ दूर भागकर रुक जाता है। अरे रोहित तू यहाँ? यार भाई देख ना, तेरी भाभी का फोन, वो चोर लेकर भाग रहा है, उसे रोक ना यार। क्या बात है, अपना सारा काम जब इससे ही करवा लेते हो तो ये भी इसी से कह देते ना कि मेरे बदले शादी भी तू ही कर ले। इतना बोलकर सुजाता घर की तरफ निकल जाती है और नवीन रोहित के पीछे। अब सुजाता घर पहुंचकर खूब रोती है। माँ जी, न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने आपके बेटे से शादी की थी, वो तो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? आपके बेटे की आलस की वजह से चोर मेरा फोन छीन कर ले गया। क्या? और वो कहाँ है? फोन के पीछे भागने को कहा तो उनके दोस्त रोहित मिल गए। बस क्या था, उससे देख उनसे कहने लगे मेरी बीवी का फोन लेकर आ। इधर शाम के चोर के पीछे गए रोहित और नवीन घर करीब 10 बजे घर पहुंचते हैं, जिसे देखकर सुजाता अपने पति से कहती है, जी कहाँ है मेरा फोन? मिला चोर? आपने उसकी अच्छे से धुनाई तो की ना? अरे भाभी मैं उसके पीछे भागा था, लेकिन वो भाग चुका था। जिसके बाद नवीन ने कहा हम पार्क चलते हैं, तो हम पार्क चले गए। माँ जी मैंने कहा था ना, अपने दोस्त से मिलने के बाद इन्हें ये भी याद नहीं होगा कि ये चोर के पीछे क्यों भाग रहे हैं। नवीन जितना आलसी और कामचोर था, उससे कई ज्यादा फुर्ती उसे अपने दोस्त में दिखाई देती है। उसे देख पूरे दिन का सोया नवीन कहीं भी जाने को तैयार हो जाता था। अब अगले रोज विमला कुसुम के घर में एंट्री लेती है। कुसुम ये ले लड्डू खा, तुझे पता है मैं दादी बन गई। क्या बात है विमला आंटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बहू देख रही है ना विमला को, इसके बेटे की शादी को साल भर ही हुए हैं और यहाँ तुझे शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन तुझे अपनी सास के सुख का ख्याल ही नहीं है कि अपनी सास के लिए एक पोता पोती ला दूं। माँ जी इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा होगा आप अपने बेटे के बारे में एक बार याद करें कि वो कितना आलसी है। भला कोई इन सब काम में भी आलस दिखाता है क्या? कुसुम और सुजाता तो नवीन की हरकतों से बहुत परेशान हो चुके थे। एक रोज सुजाता हॉल में आकर जैसे ही लाइट जलाती है, वैसे ही उसे करंट लगने लगता है और सामने नवीन बैठा होता है और जो सुजाता की कोई मदद नहीं कर रहा होता। तभी कुसुम सुजाता को देखकर उसकी जान बचाती है। आलसी कामचोर तू तो पहले से ही है, लेकिन तुझे शर्म नहीं आती? तेरे सामने तेरी बीबी को करंट लगा हुआ है और तू बैठा आराम से देख रहा है। माँ जी अब मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मेरा पति तो बिल्कुल नोबिता जैसा निकला। मुझे क्या पता था मेरे मनपसंद कार्टून का ये कैरेक्टर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। अरे माँ सच में इसे करंट ही लगा था ना, मुझे तो लगा ये मुझे गलत इशारे कर रही है। राम रे राम, क्या करूं मैं अपनी इस औलाद का। किसी दिन तेरी इन हरकतों की वजह से ना किसी की जान जानी तो पक्की है। अब अगले दिन ही देर शाम नवीन का दोस्त रोहित नवीन को लेने उसके घर आता है और नवीन भी अपने दोस्त रोहित के साथ घूमने जाने के लिए तैयार बैठा होता है। दोनों देर शाम अपने एक तीसरे दोस्त के जन्मदिन में जा रहे थे। दोनों बाइक पर बैठे बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी रोहित नवीन से कहता है, भाई मैंने बाइक रोक दी है, तू जा केक ले आ सामने वाली दुकान से। नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, भाई तू ही चला जाना। अपने भाई के लिए तू इतना भी नहीं कर सकता क्या?
अरे यार सच कहती है तेरी मम्मी, तू एक नंबर का आलसी और निकम्मा हो गया है। बिल्कुल नोबिता जैसा कामचोर है तू। चल ठीक है, अभी जा, वरना हमें उसके घर पहुंचने में लेट हो जाएगा। अब जैसे ही रोहित साइड में बाइक लगाकर केक की दुकान तक जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी सामने से एक ट्रक आता है और वो सीधा रोहित को ठोकर मार कर निकल जाता है। रोहित, रोहित। एक पल में ही सब बदल चुका था, क्योंकि रोहित को बहुत चोट आ चुकी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां रोहित को बचाया नहीं जा सका, जिसे देखकर नवीन को गहरा सदमा लगता है, क्योंकि उसके आलसपन और कामचोरी का इतना बड़ा नतीजा होने वाला था, ये उसे भी नहीं पता था। अब नवीन अगली सुबह घर जाता है। आ गया निकम्मा, अब आ ही गया है तो ऑफिस के लिए निकल, सोने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? नवीन, किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? माँ, मुझे क्या पता था मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, वो भी मेरी गलतियों की वजह से। मेरा दोस्त रोहित, उसे मैंने खो दिया माँ, सारी गलती मेरी है। ये तू क्या बोल रहा है? कल तो वो तेरे साथ ही गया था। हाँ माँ, मेरी आंखों के सामने वो बेसुध पड़ा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। माँ, मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझे बहुत अफसोस है। मेरे आलस और कामचोरी ने उसकी जान ही ले ली माँ। मैं कहती थी आपको, किसी दिन आपका आलस बनना आपके लिए मुसीबत बनेगा। नवीन इस हादसे के बाद अपने साथ हुई चीजों को तो सुधार लेता है, लेकिन अपने दोस्त को कभी वापस नहीं ला पाता, जिसका दुख उसे जिंदगी भर रहने वाला था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।